सफिशिएंट कंडीशन प्रीवियस लेक्चर में कट गया था वीडियो, इसलिए सफिशिएंट कंडीशन फिर से प्रूव करते हैं। ठीक है, जो थ्योरम प्रूव कर रहा था तो उसका सफिशिएंट कंडीशन कट गया है वीडियो बनते समय, इसलिए सफिशिएंट कंडीशन फिर से लिखते हैं यहाँ पे। प्रीवियस थ्योरम का जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसका सफिशिएंट कंडीशन देखो, सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन लास्ट लेक्चर में है। तो सफिशिएंट कंडीशन में क्या दिखाना है आपको कि टी को नॉन सिंगुलर मानकर चलेंगे और दिखाएंगे कि टी आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, टी क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट टी यू से भी लेट टी फ्रॉम यू टू भी इज नॉन सिंगुलर, then we have to prove that, आपको क्या प्रूव करना है? टी इज आइसोमॉर्फिज्म या टी इज आइसोमॉर्फिज्म, टी इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म टू प्रूफ टी इज आइसोमॉर्फिज्म we have to show that only T is 1 1, T is 1 1 और T is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T is onto लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो दिया है क्वेश्चन ए में। तो कोई मैपिंग 1 1 हो, ऑन टू हो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो वे क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म। तो क्वेश्चन ए में दिया है कि टी यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमको उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। टी 1 1 है, ऑन टू दिखा देते हैं तो टी आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। तो टी को पहले सिद्ध करते हैं, टी इज 1 1। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट टी इज 1 1 प्रूव करते हैं, टी इज 1 1। ठीक है, तो लेट अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन यू सच दैट कि इस प्रकार है कि दोनों का इमेज बराबर है, टी अल्फ़ा बराबर टी बीटा। तो इम्प्लाइज क्या होगा? टी अल्फ़ा माइनस टी बीटा इज इक्वल टू 0 डैश। इसी को क्या लिख सकते हैं? टी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डैश। रीजन क्या देंगे? टी यू से भी में, टी यू से भी में क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब अल्फ़ा माइनस बीटा में टी लगाने से 0 डैश आता है, टी क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सिंस टी क्या है? यू से भी में इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में टी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 डैश होने पर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो टी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डैश होने पर अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आ गया। तो टी अल्फ़ा इज इक्वल टू टी बीटा के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्राप्त होना किस बात को प्रमाणित करता है? कि टी इज 1 1। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस फॉर टी अल्फ़ा इज इक्वल टू टी बीटा वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। इट मीन्स टी इज 1 1, टी इज 1 1। अब क्या दिखाएंगे? टी इज ऑन टू। तो टी को ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है? टी का रेंज बराबर टी का कोडोमेन, टी का रेंज बराबर टी का कोडोमेन दिखाएंगे तो टी क्या कहलाएगा? ऑन टू। ठीक है, तो टी को ऑन टू दिखाते हैं।
अब दूसरा दिखाते हैं कि टी इज ऑन टू, दूसरा पार्ट टी इज ऑन टू दिखाना है। तो 1 1 ऑन टू जब दिखा देंगे तो टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही, तो टी आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। तो टी को ऑन टू दिखाने का क्या तरीका है, सिंस गिवन दैट क्या दिया है आपको, डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। ठीक है, इसका मतलब u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n रही होगी और v के बेसिस में एलिमेंट की संख्या n रही होगी। ठीक है, तो u के बेसिस में एलिमेंट की संख्या जब n रही होगी तो लेट हम मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा n बी द बेसिस ऑफ u। ठीक है, तो इसके वेक्टर क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इम्प्लाइज वेक्टर्स ऑफ s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्यों लीनियर इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि यदि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट u का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट s है, u का बेसिस तभी होगा जब उसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो और u का हर एक एलिमेंट s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, अर्थात u इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ s है, तब u कहलाएगा, s कहलाएगा u का बेसिस है। ठीक है, तो जब यहाँ पे s मान लिए हैं कि इसका बेसिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, और जब लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये आपको पहले से पता है कि t क्या है, t u से v में नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो जब t u से v में नॉन सिंगुलर है तो s के प्रत्येक नॉन एम्प्टी s का u का हर एक नॉन एम्प्टी सबसेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं उन सभी एलिमेंट में t लगा देने से जो सेट बनेगा वह भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। फर्स्ट थ्योरम से आप पढ़ जानते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि s क्या है, u का बेसिस है, तो इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। यदि t u से v में नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो u का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं उनमें t लगा देंगे तो जो सेट प्राप्त होगा उसका नाम यदि हम s डैश रखें तो s डैश भी क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंट होता है यदि t u से v में नॉन सिंगुलर है। तो ये पहली थ्योरम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे s डैश बराबर इन सभी एलिमेंट में t लगा देते हैं, तो t अल्फ़ा 1 t अल्फ़ा 2 डैश 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 t अल्फ़ा n इज आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर इन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर इज आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑफ v। अब देखो ये पहली थ्योरम से ये हो गया। ऐसी कंडीशन में तो जब लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है ये, तो ये भी आप जानते हो, एक थ्योरम पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि यदि क्या पढ़ चुके हो कि डायमेंशन ऑफ यदि v इज इक्वल टू n है, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू क्या है, n है, तो इस v के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या n होगी। फिर n एलिमेंट का कोई भी सेट लें जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो, वह v का बेसिस हर हाल में होता है। यदि मान लो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस तो ये ना होगा 1 0 0 1 ये हुआ। ठीक है, अब हम एक और सेट ले लेते हैं S1 जिसमें एलिमेंट हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। यदि S के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं
तो निश्चित रूप से S1 भी, इसमें एलिमेंट की संख्या 2 ही है जितने स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट का कोई भी सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो वह अनिवार्यतः V का बेसिस होगा। बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं कि V डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब V के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो 2 एलिमेंट का कोई भी सेट दुनिया का लें जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हो तो निश्चित रूप से वह भी V का बेसिस होगा। यदि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 3 है तो यस के V के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या क्या होगी? 3 होगी। 1 0 0, फिर क्या होगी? 0 1 0, फिर क्या होगी? 0 0 1। तो 3 एलिमेंट का कोई दूसरा सेट ले लें, मान लो S2 ले लिए जिसके वेक्टर क्या हैं? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। यदि हम ये दिखा दें कि S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो S2 भी बेसिस होगा V का। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n है, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n है। n एलिमेंट का ये सेट है S डैश, ये इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं। क्योंकि टी यू से भी में नॉन सिंगुलर है, इसलिए फर्स्ट थ्योरम से, जो फर्स्ट थ्योरम यूज किए हैं कि टी यू से भी में नॉन सिंगुलर होता है इफ़ एंड ओनली इफ यू के ईच नॉन यू का हर एक सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है वह V के नॉन सिंगुलर वेक्टर V उन एलिमेंट में टी लगाने से जो सेट प्राप्त होता है वह भी क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है। इसकी मीनिंग ये है, हम बहुत शब्दों में उसको स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये, उसका सेंस आपको समझा रहे हैं कि यदि टी यू से भी में नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तब इफ़ एंड ओनली इफ़ यू का कोई सेट ऐसा लें जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट हैं तो उन सभी एलिमेंट में टी लगा दें, तो जो सेट प्राप्त होगा वह भी क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा V का। ठीक है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, जैसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इनमें टी लगा देंगे तो जो सेट प्राप्त होगा वह भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। कब? जब टी यू से भी में नॉन सिंगुलर है तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंट है क्योंकि बेसिस है यू का। अब इसमें टी लगा देंगे तो टी लगाने के सब एलिमेंट में तो ये एलिमेंट का कलेक्शन प्राप्त हुआ इस टाइप के एलिमेंट का, तो इस टाइप के एलिमेंट के कलेक्शन को हम S डैश से डिनोट कर लिए। तो जब S डैश से इसको डिनोट कर लिए तो टी यू से भी में नॉन सिंगुलर है, इसलिए यह भी क्या होगा? लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा V का। और जब लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा V का, इज आल्सो लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। और जब सबसेट V होगा ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एलिमेंट की संख्या क्या है? इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है? n एलिमेंट है, और ये पता है कि V का बेसिस n है, तो V के स्टैंडर्ड बेसिस में एलिमेंट की संख्या n रही होगी। तो n एलिमेंट का कोई भी सेट जिसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है वह V का क्या होगा? बेसिस होगा। V का क्या होगा? बेसिस होगा। ऐसी कंडीशन में S डैश इज इक्वल टू टी अल्फ़ा 1 टी अल्फ़ा 2 डैश डैश टी अल्फ़ा n इज बेसिस ऑफ, इज ए बेसिस ऑफ V। तो जब बेसिस ऑफ V है तो V का हर एक एलिमेंट S डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो लेट देन जो बीटा, देन फॉर ऑल बीटा बिलोंग इन V इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? B1 टी अल्फ़ा 1 B2 टी अल्फ़ा 2 डैश डैश क्या हो जाएगा? Bn और टी अल्फ़ा n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीटा इज इक्वल टू टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है तो B1 अल्फ़ा 1 B2 अल्फ़ा 2 और डैश डैश क्या होगा? Bn अल्फ़ा n। ठीक है, अब इन एलिमेंट में टी लग गया तो RT का एलिमेंट होगा, बिलोंग इन RT, टी के रेंज का एलिमेंट हुआ। तो जो हम V का एलिमेंट लिए थे बीटा, वह RT में टी के रेंज में भी चला गया। इसका मतलब V का हर एक एलिमेंट टी के रेंज में कंटेन है। ठीक है, तो जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट टी के रेंज में भी, टी के को डोमेन का हर एक एलिमेंट टी के रेंज में कंटेन है, इसका मतलब क्या हुआ? मैपिंग टी क्या है? ऑन टू है। तो इम्प्लाइज को डोमेन ऑफ टी
इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी इम्प्लाइज टी यू से वी में इज ऑन टू, टी यू से वी में क्या है, ऑन टू। ठीक है, तो सिंस टी फ्रॉम यू टू वी इज 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन therefore यह implies टी यू से वी में इज आइसोमॉर्फिज्म, hence condition is also sufficient। तो समझ में आ गया होगा आपके। थैंक यू सो मच।